हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो कि अगेन आपकी वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए जो नोटिस है वो जारी हुआ है। और यहाँ पर आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने शुरू हो गए हैं। तो कब से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेबस है आपके एग्जामिनेशन का, एज लिमिट क्या रहेगी, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने नोटिस की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नोटिस में क्या बोला गया है। तो ये देखिए, आपकी सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के लिए जो है ये नोटिस प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि बताई गई है वह आपकी 28 अक्टूबर 2022 की है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपको 17 नवंबर दी गई है, यानी 17 नवंबर आप रात के 11-12 बजे तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 11:59 तक ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, कोशिश करिए कि दिन में ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकें। दूसरा, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा ना कि कब तक फॉर्म भरना है। याद है कि 17 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है, अगर आप भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तब। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये कहा गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका रिजर्वेशन है, तो वो अपने रिजर्वेशन का क्या करें, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उसका अंकन अवश्य करें। क्योंकि अगर आपने अंकन नहीं किया तो इन दैट केस अगर आप कभी अपने रिजर्वेशन का दावा करते हो, तो वह आपके इस रिट याचिका संख्या, ये जो राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड है, इस रिट याचिका के बेसिस पे जो आपका रिजर्वेशन का दावा है उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप अंकन जो ज़रूर कर सकें अपने श्रेणी या उपश्रेणी का, जो भी कुछ है रिजर्वेशन का। और अगला जो यहाँ पर है, ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो मेक श्योर रहे कि वो ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है, यानी कि 17 नवंबर 2022 तक जो भी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस तिथि तक जो हो वो पूरी हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपीयरिंग में भर देते हैं, तो लेकिन फॉर्म फिल जब आप कर रहे हो, इस फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है 17 नवंबर तक आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर चुके हो, अपीयरिंग में ना हो कि रिजल्ट आना बाकी है एंड ऑल। ठीक है, तब इस डेट तक आपका रिजल्ट आ चुका हो। अगला यहाँ पे बोला है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भलीभांति पढ़ लें। एज यूजुअल सब में कहा जाता है कि आप खुद से ही नोटिफिकेशन में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लें। ठीक है, ताकि किसी भी स्थिति में अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद से जिम्मेदार रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर बोला है कि जो फर्जी प्रमाण पत्र, यानी कि आप लोग क्या करते हो, कभी कभी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स का यहाँ पर यूज़ करते हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स का यूज़ करते हैं, तो आयोग की तरफ से आपकी जो वैलिडिटी रहेगी एग्ज़ाम देने की वो 5 साल तक क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दिया जाएगा। आप आयोग की तरफ से प्रकाशित होने वाले वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आने वाले 5 सालों तक। इसलिए कोशिश करिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो आप ओरिजिनल ही लगाएं। ठीक है, और प्रवेश पत्र पर कुछ भी आपको नहीं लिखना है, बस आपको क्या अगर आप प्रवेश पत्र पर कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका चीटिंग के उस पर आएगा। दूसरा, आयोग ने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां, अर्हता आरक्षण, संबंधित आयु, परीक्षा केंद्र व आवेदित जिला इत्यादि में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप जब एक बार, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपको इतने ज़्यादा
ध्यान से फॉर्म फिल करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो यहाँ पर आपको करेक्शन का ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। कुछ कुछ फॉर्म्स में क्या होता है, करेक्शन के लिए भी जो है वो आपको टाइम दिया जाता है अगर आप फॉर्म फिलिंग गलत कर देते हो, लेकिन यहाँ पर करेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपका फॉर्म अगर गलत फिल करते हैं तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखिए, इट्स योर ड्यूटी। नेक्स्ट आपको यहाँ बोला है कि जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा केंद्र के लिए परिशिष्ट 1 परियोजना और पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्टों और आरक्षण संबंधी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट 3 और न्यूनतम अर्हता अंक हेतु परिशिष्ट 4 का अवलोकन करें। यहाँ पर ये जो आपको परिशिष्ट दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4 इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से एक बार जो है वो आप रीड करें। हम यहाँ पर आपको शो करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है कि आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रिंट आउट आप निकलवाओगे, ठीक है, अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है और जो भी आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसको आपको अपने पास रखना है, उसको आपको कहीं सबमिट नहीं करना है। आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी कैंडिडेट जो हैं वो आपके सिलेक्ट होंगे यानी कि पास होंगे, तो वो नियमावली के अनुसार क्या होगा, उनका कंप्यूटर पर क्या किया जाएगा, हिंदी टंकण परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट प्रति के साथ तब लगेगा। ठीक है, जब आप लोग क्या कर लोगे, आपकी टाइपिंग वगैरह देखने से पहले आप जब अपने एग्जामिनेशन पास कर लिया उसके बाद तो आप जो पास हो गए हैं उन कैंडिडेट का प्रिंट आउट के साथ साथ आपके सारे सर्टिफिकेट 12th का, ग्रेजुएशन का, 10th का, ये सर्टिफिकेट्स आपके तब लगाए जाएंगे। ठीक है, और आपको जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको दे दी जाएंगी। तो नंबर भी कोशिश करिएगा सही लिखवाएं, अदरवाइज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। और लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विभागवार वरीयता यानी कि प्रेफरेंस कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन ली जाएगी। ठीक है, और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा बिल्कुल ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरने की कोशिश करें। प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता अंकों को के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं मेरिट के आधार पर। ठीक है, और प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनसे संगत सेवा नियमावली के अनुसार कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि आपको टाइपिंग भी करनी होगी हिंदी में। और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में सफल पाए जाने पर अथवा हिंदी टंकण परीक्षा हेतु विहित मानदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यानी कि दोनों जो है वो स्टेजेस को क्लियर करना है। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिल जाएगी, और आप आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा। लिखित परीक्षा में और अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन के किए गए दावे संबंधित अभिलेखों तथा शैक्षणिक आरक्षण आदि का सत्यापन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे संबंधित अभिलेखों, शैक्षणिक आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा यहाँ पर। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे उनको संगत सेवा नियमावली के अनुसार कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। वही सेम है जो भी हमने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, फिर ये लास्ट जो है वो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपको खुद ही ऑनलाइन मोड से प्रवेश पत्र जो है आपके डाउनलोड करने हैं। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के आधार पर अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। मतलब वही है, आपको विजिट करते रहना है आयोग की वेबसाइट पर। ये आपकी आयोग की वेबसाइट है www.psc.uk.government.in। और अब हम देखेंगे कि रिक्तियों का विवरण यानी कि क्या वैकेंसी है, मतलब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। तो जो आपका अलग अलग ज़िले में ये आपकी परीक्षा होनी है, तो सहायक लेखाकार कोषागार जनपद अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 17 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, 17 वैकेंसीज़ हैं। अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4 और आरक्षित में 5 और कुल योग आपकी 6 है। फिर
ये वर्टिकल रिजर्वेशन में है, ठीक है। फिर आपका है उक्त रिक्तियों में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका उत्तराखंड के DFF में 0 है, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक में 1 है, उत्तराखंड के दिव्यांग में फिर 0, उत्तराखंड के अनाथ में 0, महिला 5 है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए सहायक लेखाकार कोषागार जनपद चंपावत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल रिक्तियाँ 11 हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में जो है आपकी 11 है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इस तरह से है, सिर्फ 3 है महिलाओं के लिए। दूसरा आपका सहायक लेखाकार कोषागार जनपद टिहरी की अगर हम बात करें तो आपके जिला टिहरी में 17 रिक्तियां हैं, ठीक है। इसमें आपके वर्टिकल में आप देख लीजिए इस तरह से है और हॉरिजॉन्टल में आपके 5 है। अगला जो है आपका उत्तरकाशी जनपद के लिए है, तो वहाँ पर भी आपकी रिक्तियों की संख्या 11 है, वर्टिकल रिजर्वेशन इस तरह से, और आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का विवरण निम्नवत है। इसमें सिर्फ 3 वैकेंसी है महिलाओं के लिए। वहीं सहायक लेखाकार कोषागार जनपद गढ़वाल में 23 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे अभी तक की देखने को मिल रही हैं गढ़वाल में। और अगर हम जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ 15 हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 9 वैकेंसीज़ हैं और पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ 19 वैकेंसीज़ हैं एंड देहरादून में 20 वैकेंसी है। बागेश्वर के में आपकी 11 वैकेंसी है, चमोली में 15, नैनीताल में 9, हरिद्वार में 7 वैकेंसी है। आप सहायक लेखाकार परिवहन विभाग में जो है वो आपकी 17 वैकेंसीज यहाँ पर है। सहायक लेखाकार लोक निर्माण विभाग में आपको 9 वैकेंसीज मिल रही हैं। सहायक लेखाकार शहरी विकास निदेशालय में 4 वैकेंसीज हैं। सहायक लेखाकार उद्योग विभाग में आपको 13 वैकेंसीज हैं। सहायक लेखाकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 2, सहायक लेखाकार जनजाति कल्याण विभाग में 1, सहायक लेखाकार विभागीय लेखा निदेशालय में 1 और कारागार विभाग में आपको फिर से 1 और सहायक लेखाकार पशुपालन विभाग में आपको 19 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 69, ठीक है। और कोषागार पेंशन और हकदारी निदेशालय में आपकी 63 वैकेंसीज है और खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग में 11, डेयरी विकास विभाग में 2, प्राविधिक शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक संस्थान में 47, प्राविधिक शिक्षा विभाग निदेशालय में 1, सहायक लेखाकार संस्कृति विभाग निदेशालय में 2, सहायक लेखाकार कनिष्ठ संपरीक्षक जल संस्थान 1, सहायक लेखाकार गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग में 2, सहायक लेखाकार सूचना और लोक संपर्क विभाग में 12, सहायक लेखाकार NCC निदेशालय में 2, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 15, जलागम प्रबंध निदेशालय 8, सहायक लेखाकार विद्यालय शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा में 21, उच्च शिक्षा विभाग 8, आबकारी विभाग 4, राष्ट्रीय बचत निदेशालय 1, विद्युत सुरक्षा विभाग 2, अभियोजन विभाग 1, वन विभाग 68, ये भी ज़्यादा हैं, और उत्तराखंड सूचना आयोग 1, पंचायती राज विभाग 8, ग्राम विकास विभाग 15, सेवा योजन विभाग 1, राज्य परिषद 2, समाज कल्याण विभाग 15, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 28। अब आप देख लीजिए कितनी बम्पर वैकेंसीज़ हैं। आपको उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में आपको कितनी कितनी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप लोग कृषि विभाग से संबंध रखते हो तो बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करें। देखिए शासनादेश
संख्या 163 के अनुसार बात करें तो 30 दिसंबर 2021 के क्रम में उपरोक्त विभागों के सहायक लेखाकार के पदों में से निम्नलिखित विभागों के सहायक लेखाकार पद हेतु दिव्यांगता की श्रेणी का चिन्हांकन किया गया। तो देख लीजिए, विद्यालय शिक्षा विभाग में OL, OA, BL, CP, LC, DF, AB, MD, PV, BPD, इस तरह से आप देख लीजिए। और ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष सहायक लेखाकार पद हेतु वर्तमान वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हताएं, और ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो पद का नाम जो है वो सहायक लेखाकार है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 661 है, और ग्रुप समूह गा का है ये। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अभ्यर्थी ने क्या कर रखा, उसके पास में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अकाउंटेंसी में, और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता में आपको याद रखना है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, याद रखिएगा, ठीक है। और आयु सीमा की यहाँ बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक की आपकी एज लिमिट है, ठीक है। आयु के रिगार्डिंग यानी कि आपके एज लिमिट के रिगार्डिंग यहाँ पर और कुछ भी बताया गया है, तो उसको भी एक बार ही देख लेते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। तो इस प्रकार आयु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासनादेश संख्या 70795/2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में सहायक लेखाकार पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2021 में जिन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थी हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। तो उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2022 है, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है तो विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेश के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में अन्य उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी, ठीक है, मानी जाएगी, छूट उनको दी जाएगी। और इस तरह से आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा कुछ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट था कि लास्ट डेट कब है और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आप अकाउंटिंग में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट 21 से 42 वर्ष तक की होनी चाहिए। बाकी आपके पास अगर रिजर्वेशन है तो उसको आपको फुल अच्छे से जो है वो फिल करना है ताकि तभी वो माना जाएगा, अदरवाइज उसको माना नहीं जाएगा। अब अनिवार्य वांछनीय अर्हता में ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार निम्नवत है। तो शासन की अधिसूचना संख्या दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, ठीक है। तो उत्तराखंड का ही निवासी बच्चा होना चाहिए, मतलब 10th और 12th वहाँ से किया होना चाहिए। परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी ही स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। अगर मतलब उनका कोई हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चा वो किसी के मतलब बेटे बेटी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी के रूप में और उनका ट्रांसफ़र कहीं और नहीं हो सकता तो वो भी इसके लिए माने जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जितना इम्पोर्टेंट होगा वह मैं आपको बताती चलूँगी।
अब देखिए, वैवाहिक मैरिटल स्टेटस में ऐसे पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी होगी और वह जीवित होगी, तो ऐसी और फिर या फिर ऐसी महिला ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से जीवित पत्नी हो, तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे। यानी कि बस आपका सब कुछ जो है वो प्योर होना चाहिए। शारीरिक स्वस्थता की यहाँ पर बात की गई है, तो मानसिक रूप और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया ये रहेगी, आपको वेबसाइट पर जाना है और फिर तो आपका जो कैफ़े वाला होता है वो भर ही देता है फॉर्म, लेकिन फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस किस तरह से आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है, ये उसका वो है। और आगे क्वेश्चन आपसे जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, ये बताया है। एग्ज़ाम में आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड और सामान्य हिंदी का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहने वाली है, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आपत्ति देते हो तो उसके लिए 50 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आपको कैलकुलेटर वगैरह का जो है वो प्रयोग जो वर्जित है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बारी इसको पूरा आपको शो कर दे रही हूँ। अब इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए बताने को नहीं है, बस आपको परिशिष्ट जो है वो दिखाना है। तो परिशिष्ट 1 देख लीजिए, यहाँ पर आपको ज़िले मिल जाएंगे, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, परिशिष्ट में परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको दिख जाएगा। वाणिज्य प्रबंधन और सामान्य हिंदी होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबरों के, और 2 घंटे की आपको अवधि होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। सिलेबस की बात करें तो बही खाता और लेखा शास्त्र होगा, उच्चतर लेखांकन, निगमीय लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन लेखांकन, कराधान विधि और अंकेक्षण। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, व्यवसाय प्रबंधन, व्यावसायिक सांख्यिकी, मुद्रा बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, व्यावसायिक संप्रेषण। सामान्य हिंदी में आपको विलोम 3 अंक का मिलेंगे, वाक्य वर्तनी शुद्धि 3 अंक के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 अंक, तत्सम तद्भव 4 अंक, विशेष्य और विशेषण 3 अंक, और पर्यायवाची शब्द आपको 4 अंक के मिलेंगे। ठीक है, ये आपको वहाँ पर इंग्लिश में दिया है। ऐसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, ये उनके लिए है। सिलेबस सेम ही है, बस लैंग्वेज का यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क रहा है। और तो हमने परिशिष्ट 2 भी देख लिया, परिशिष्ट 3 में आप देख लीजिए, और परिशिष्ट 4 आपको शो करना है। ये है आपका प्रमाण पत्र से रिलेटेड, ये आपका निशक्तता प्रमाण पत्र। ये रहा परिशिष्ट 4, यहाँ से आप न्यूनतम अहर्कारी अंक देख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका मेरिट लिस्ट। इस बेसिस पे तैयार होगी कि अगर अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, अगर वो 45% अंक लेकर आते हैं तभी वो मेरिट लिस्ट के लिए मान होंगे, अदरवाइज़ वो नहीं, मतलब कह सकते हैं रेस में आएंगे ही नहीं। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए उनको 45% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। 40% ओबीसी वालों को, और SC ST 35, और कोई भी जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 40%। परिशिष्ट 4 वही है आपका, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट बनाना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को फिल कीजिए। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।